नमस्कार। आज है 2 फरवरी, दिन बुधवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। और हमारी पोस्ट बजट जो स्पेशल कवरेज है उसे हम जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बजट के बाद बजट की बारीकियों को लगातार हम कर रहे हैं डीकोड। बजट में डिजिटल हेल्थ मिशन पर सरकार का फोकस। आज इंडिया 360 में और विश्लेषण करके बताएंगे इसकी बारीकियां। सरकार ने बजट में डिजिटल एजुकेशन को बूस्ट देने के लिए किए ऐलान। डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत 1 क्लास 1 चैनल का दायरा बढ़ा। इंडिया 360 में करेंगे चर्चा। डिजिटल एजुकेशन के लिए भारत कितना तैयार। क्रिप्टो पर सरकार का बड़ा बयान। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख फिर दोहराया। बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं, न कभी होंगी। बजट के बाद लगातार दूसरे दिन गुलजार रहा बाजार। निफ्टी 203 अंक उछलकर 17,750 के पार हुआ बंद। सेंसेक्स में भी रही करीब 700 अंकों की तेजी। बैंक, आईटी, फार्मा, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। टायर कंपनियों को सीसीआई ने दिया जोर का झटका। अपोलो टायर, सीएट, जेके टायर, बिरला टायर और एमआरएफ पर लगा 1650 करोड़ का जुर्माना। अपोलो टायर पर सबसे ज्यादा 425 करोड़ की पेनल्टी। टाटा कंज्यूमर्स ने पेश किए अनुमान के मुताबिक नतीजे। मुनाफा करीब 14% बढ़कर 270 करोड़ रुपए हुआ, मगर अपोलो टायर्स ने किया निराश। मुनाफा आधा हुआ। जी एंटरटेनमेंट ने पेश किए बेहतरीन नतीजे। तिमाही दर तिमाही मुनाफा बढ़कर 299 करोड़ रुपए हुआ। मार्जिन भी बढ़कर 22% के पार गया। कुल आमदनी 2100 करोड़ से ज्यादा हुई। गृह मंत्री अमित शाह का अखिलेश यादव पर प्रहार। कहा, समाजवादी पार्टी के राज में यूपी के हर जिले में था बाहुबली, अब है बजरंगबली। पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ का दावा, 42 विधायक उन्हें बनाना चाहते थे सीएम। प्रचार छोड़कर वैष्णो देवी की यात्रा पर गए सिद्धू। और जी बिजनेस के साथ बजट देखता है पूरा हिंदुस्तान। बजट भाषण के दौरान ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर सभी न्यूज चैनल से आगे निकले आपका चहेता जी बिजनेस। हैशटैग बजट ऑन जी और हैशटैग ग्रोथ बूस्टर जी देश भर में हुए नंबर 1 और नंबर 2 पर ट्रेंड। और आइए शुरू करते हैं बजट का सार लगातार। जी हां, तो बजट से जुड़ी हर बात हमने आपको आसान भाषा में समझाई। हमारी इस कोशिश को आपने सराहा भी। आपने बता दिया कि बजट मतलब सिर्फ जी बिजनेस ही है। बजट से पहले, बजट के दौरान और बजट के बाद पोस्ट बजट एनालिसिस। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में हम देश के नंबर 1 चैनल बने और यह भरोसा आपने जाहिर किया। और जैसा हमने वादा किया था कि बजट की बारीकियों पर आसान भाषा में विश्लेषण हम आज भी जारी रखेंगे, उसी कड़ी में हम आज भी कुछ मुद्दों को लेकर आए हैं जिसमें बजट पेश होने के बाद कई बारीकियां सामने आई हैं। उनको और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्रिप्टो को लेकर सबसे पहले हम आज के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। क्रिप्टो को लेकर ऐसा लगने लगा था कि क्या सरकार ने इसे रेगुलराइज करने या इस तरह से एक तरह से लीगल इसे मान लिया है। तो पोस्ट बजट एनालिसिस में हम आपको बता रहे हैं कि क्रिप्टो पर सरकार का रुख बरकरार है। कल जो बयान निर्मला सीतारमण ने दिया था कि आरबीआई द्वारा जारी करेंसी को ही लीगल करेंसी माना जाएगा, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। जी हां, यह बात कल निर्मला सीतारमण ने साफ की थी और आज एक बार फिर वित्त सचिव ने इसको साफ कर दिया है कि बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है और ना ही होगी। आरबीआई से जारी डिजिटल करेंसी ही वैध होगी। बजट में वित्त मंत्री ने साफ तौर पर यही कहा था
और यही बात अब वित्त सचिव पी सोमनाथन ने भी दोहराई है कि क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है और इससे होने वाले नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। हां, इस पर जो लेन देन हो रहा है, जो डिजिटल एसेट्स में लेन देन हो रहा है, उस पर सरकार ने एक फैसला किया था कि 30% का टैक्स लिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि क्रिप्टो को भारत में लीगल कर दिया गया है। कई जगह इस तरह की बातें भी चल रही थी, लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे थे, लेकिन 2 बार सरकार ने साफ किया, कल बजट पे भी किया, उसके बाद आज एक बार फिर से वित्त सचिव ने यह साफ कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल टेंडर नहीं है। हां, जो आरबीआई की ओर से डिजिटल करेंसी आएगी वो लीगल होगी, सरकार द्वारा रेगुलेटेड होगी। और कल से लेकर आज तक क्रिप्टो की पूरी कहानी भी आपको समझा देते हैं। दरअसल कल क्रिप्टो पर टैक्स लगाने का ऐलान सरकार ने किया था और सरकार इसके मुनाफे पर अब 30% टैक्स वसूलेगी। और यही नहीं, सरकार ने यह भी संदेश दिया कि उसका वर्चुअल करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उससे दूर जाने का कोई इरादा नहीं है। पर क्रिप्टो पर टैक्स का पूरा गणित इस रिपोर्ट में समझिए और सरकार की मंशा को समझिए। बजट ने डिजिटल करेंसी से जुड़ी सभी दुविधाएं खत्म कर दी हैं। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि आरबीआई इसी साल डिजिटल रुपया लॉन्च कर देगा, यानी क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर सरकार कोई रोक नहीं लगाने वाली है। लेकिन डिजिटल एसेट के ट्रांसफर यानी कि इसकी खरीद फरोख्त, गिफ्टिंग से हुए मुनाफे पर अब 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस भी लगेगा। कहा गया है कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वो शख्स देगा जिसको वो वर्चुअल एसेट गिफ्ट के तौर पर मिली है। किसी कारोबारी के नुकसान की भरपाई क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे से सेट ऑफ नहीं की जा सकेगी। हालांकि टैक्स लेने के बावजूद सरकार ने क्रिप्टो की वैधता पर स्थिति साफ नहीं की है, यानी अभी इस पर फैसला होना बाकी है। भारत में क्रिप्टो करेंसी कारोबार की अगर बात करें तो क्रिप्टो से जुड़े विज्ञापनों में दावा किया गया है कि देश के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों ने करीब 6 लाख करोड़ रुपए की रकम क्रिप्टो करेंसी में लगा रखी है। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि देश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों की तादाद 1.5 करोड़ के करीब है। अगर वाकई ये आंकड़े सही हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को टैक्स के दायरे में लाना जरूरी हो जाता है। इससे राजस्व बढ़ेगा। साथ ही सरकार ने अब ये भी साफ कर दिया है कि देश में क्रिप्टो करेंसी पर हुए निवेश को विदेश नहीं भेजा जा सकेगा। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में मदद मिल सके। साथ ही आतंकी गतिविधियों के लिए भी पैसे का इस्तेमाल होने से रोका जा सके। समझते हैं कि सरकार का डिजिटल करेंसी पर जोर क्यों है। इसके 4 बड़े फायदे हैं। एक तो ये कम खर्चीला है, इसमें करेंसी नोट की तरह प्रिंटिंग खर्च और लेन देन की कोई लागत नहीं आती है। साथ ही वर्चुअल करेंसी का ट्रांजैक्शन भी तेजी से होता है। दूसरा, डिजिटल करेंसी की राउंड द क्लॉक खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इसकी ट्रेडिंग के लिए बैंक खाते की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, इससे करप्शन रुकेगा। डिजिटल करेंसी पर सरकार की नजर रहेगी। डिजिटल रुपए की ट्रैकिंग हो सकेगी, जो कैश के साथ संभव नहीं है। वहीं रिजर्व बैंक के हाथ में होगा कि डिजिटल रुपया कितना और कब जारी करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब कुछ और मुद्दे, कुछ और फाइन प्रिंट्स बजट के, जिन पर हम चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की। इस बजट में भले ही हेल्थ सेक्टर पर सरकार ने बजट जितनी उम्मीद थी उतना नहीं रखा, लेकिन कोरोना काल में मानसिक रूप से परेशान लोगों को एक तरह से राहत देने की कोशिश की गई है, मरहम लगाने की कोशिश की गई है। सरकार जल्द ही टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जिसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो किसी न किसी वजह से मानसिक बीमारियों के शिकार हैं। देश में कोरोना महामारी के चलते बहुत कुछ बदल गया है। इस बीमारी के साथ लोग जीना भी सीख गए हैं। कई लोग मानसिक रूप से भी परेशान हैं। बावजूद इसके लोग स्वास्थ्य परामर्श लेने से बच रहे हैं या किसी न किसी कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा है।
इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ज्यादातर लोग इस बीमारी को छुपाते हैं और इलाज कराने से भी कतराते हैं, जिस वजह से मानसिक रूप से बीमार लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करने की बात कही है, जिसके जरिए मानसिक रूप से परेशान लोगों को मदद मिलेगी। सरकार का हेल्थ इकोसिस्टम पूरी तरह से डिजिटल होगा, जिसके जरिए आप घर बैठे ही स्वास्थ्य परामर्श ले सकेंगे। इसके तहत देश में 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर शुरू किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिस्ट नोडल संस्थान होगा। इसके लिए IIIT बेंगलुरु की तकनीकी मदद ली जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिजिटल टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर के जरिए मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति इलाज के लिए फोन पर बातचीत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। इस डिजिटल सिस्टम को टेलीसाइकेट्री या टेलीसाइकोलॉजी भी कहा जाता है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि मानसिक रोगियों के लिए टेलीमेंटल हेल्थ काफी प्रभावी रहा है और कई मानसिक रोगियों का इलाज टेली प्रोग्राम के जरिए किया गया है, जिसके काफी अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस ने साल 2016 में मानसिक रोगियों को लेकर एक सर्वे किया था, जिसके चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। 12 राज्यों में किए गए सर्वे के मुताबिक देश की 15% वयस्क आबादी को मानसिक विकारों के लिए तत्काल डॉक्टरी मदद की जरूरत है। सर्वे के मुताबिक देश के हर 20 में एक व्यक्ति को डिप्रेशन की शिकायत है। यही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के कारण घरों का आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। इसके कारण एक सामान्य परिवार पर हर महीने 1500 रुपए का अतिरिक्त बोझ आता है। चौंकाने वाली बात यह है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ 90% लोगों को इलाज नहीं मिल पाती है। किसी भी देश के स्वस्थ नागरिक के लिए उसके पास एक स्वस्थ दिमाग का होना जरूरी है और इस तरह एक स्वस्थ राष्ट्र का सपना साकार होता है। सरकार का मानसिक स्वास्थ्य पर जोर साफ बता रहा है कि न्यू इंडिया में नागरिकों की मेंटल हेल्थ के जरिए देश की वेल्थ बढ़ाने का एक शानदार प्लान तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस पर करते हैं चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं नीति आयोग की पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी स्पेशलिस्ट उर्वशी प्रसाद जी। उर्वशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। मैम, इसकी पृष्ठभूमि बताइए कि सरकार ने अचानक से मेंटल हेल्थ केयर सेक्टर पर ये जो फोकस बढ़ाया है और खास तौर से तवज्जो दी है इस बार के बजट में, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? जी, एक दो इसमें बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो कि मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट में, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सिर्फ कोरोना काल में नहीं, कोरोना काल में ज़रूर जो मानसिक स्थिति है लोगों की वो बिगड़ी है, लेकिन उसके पहले भी मेंटल हेल्थ से बहुत हमारे लोग हैं जो जूझते रहे हैं। और जैसे आपकी रिपोर्ट ने भी कहा कि एक इसमें स्टिग्मा है, एक लोगों में शर्म है कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते या इसके लिए हम इलाज नहीं सीख कर सकते। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर देश की खुद खड़े होके बोल रही है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक जो स्टिग्मा का एलिमेंट है उस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो मैं सबसे पहले बात कहना चाहूंगी। दूसरी बात, जो टेलीमेडिसिन का अडॉप्शन है कोरोना काल में बहुत बढ़ा है, क्योंकि इन पर्सन जो आप डॉक्टर से मिलने जाते थे वो मुश्किल हो गया। आपको अपने घरों में रहना था, आपको सामाजिक दूरी बनानी थी। तो टेली कंसल्टेशन बहुत लोग यूज करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, एक मेंटल हेल्थ समस्या का और दूसरा जो टेली मेडिसिन अडॉप्शन बढ़ा है, ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट ही है। खैर, बजट में तो आप एक चीज अनाउंस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इसका केंद्र और राज्य सरकारें मिलके करेंगी। लेकिन मैं कहूंगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये अनाउंसमेंट रहा है ओवरऑल। बिल्कुल मैम, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जीडीपी का 2.5 से आप 3% आप खर्च करेंगे। उस पर तवज्जो सरकार का हुआ नहीं। बहुत कई लोग इससे नाराज भी हैं, मायूस भी हैं कि आपको खासतौर से कोरोना काल के बाद हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए था। क्या ऐसी मजबूरी रही सरकार की कि वहां पर एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं, और हम आने वाले वक्त में अब क्या उम्मीदें करें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। मैं खुद पब्लिक हेल्थ सेक्टर से हूँ, तो मैं खुद ही इस बात के लिए बहुत एडवोकेट करती रहती हूँ। लेकिन इसमें एक जो ज़रूरी बात है कि आप एकदम से एक्सपेंडिचर
भी किसी सेक्टर में बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, जो कि आपके कंस्ट्रेंट्स रहते हैं बजट के। आपका एक अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कि आपका हेल्थ सिस्टम कितना पैसा एकदम से अब्सॉर्ब कर पाए, उसको खर्च कर पाए, वो भी एक कंस्ट्रेंट हो जाता है। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें, बहुत सालों से आप देखें तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। तो कम से कम जो दिशा है वो सही है। सरकार का ये कमिटमेंट है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी अगर आप देखें कि 2025 तक 2.5% जीडीपी तक पहुंचना है। तो ये तो एक पब्लिक कमिटमेंट है जो किया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 तक हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। आगे का रोड मैप हेल्थ केयर को लेकर आप किस तरह का देखती हैं? एक बहुत अच्छा, जैसा आपने खुद कहा, और मैं खुद इस बात के लिए मैं वाकई में मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ सरकार के इस कदम से कि मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज को, आपने सही कहा, एक तरह से टबू है हमारे समाज में, इसको पागलपन और न जाने किन किन चीज़ों से जोड़ दिया जाता है। कम से कम बात तो उस पर हो रही है। आगे का रोड मैप अब सरकार की मंशा को लेकर क्या आपको दिखाई देता है, और क्या वाकई में बहुत सारे सेक्टर्स हमारे हेल्थ केयर में हैं जो अब जैसे मेडिकल डिवाइस का ही पूरा का पूरा सेक्टर है जिसपे हमारा इंपोर्ट 46,000 करोड़ का हमारा इंपोर्ट बिल है उसका। सर, हर कोई कह रहा है कि आप इसको घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाइए, इसी तरह से दूसरे सेक्टर में पैसे बढ़ाने की बात हो रही है। रोड मैप आप आगे क्या देखती हैं हेल्थ केयर में भारत सरकार का? जी, आप हेल्थ सेक्टर को देखिए तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी रिफ़ॉर्म्स हो रहे हैं। इसीलिए मैं लोगों को ये एनकरेज करती हूँ कि एक बजट अनाउंसमेंट को सिर्फ ना देख के उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में उसको देखें, कुछ सालों से क्या हो रहा है उस सेक्टर में वो देखें। तो आप देखेंगे कि मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में इतने रिफ़ॉर्म हुए, आयुष्मान भारत स्कीम लाई गई। पिछले बजट में भी हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की बात की गई कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हर लेवल पे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएँगे। और जैसे कि आपने मेडिकल डिवाइस की बात की, तो परफॉर्मेंस लिंक्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार लेकर आई है, और अब रिसर्च और इनोवेशन पे भी तवज्जो दिया जा रहा है कि हमें सिर्फ डिवाइस यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं करना है, हमें नया रिसर्च और नया इनोवेशन भी करना है। और कोरोना के बाद भी आप देखेंगे कि उसको बहुत बूस्ट मिला है, तभी हम वैक्सीन भी बना पाए हैं कोविड के खिलाफ, अपनी खुद की इंडिजिनस वैक्सीन। तो रोड मैप मैं कहूंगी कि एक लंबा रोड मैप है। काफी साल लग जाते हैं हेल्थ जैसे कॉम्प्लेक्स सेक्टर में नेसेसरीली पूरे तरह से कि आप आउटकम देख पाए, लेकिन डायरेक्शन मैं कहूंगी सही है। और हर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ सिस्टम को देखा जा रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे मेडिकल डिवाइस हो, या चाहे डिजिटल हेल्थ हो, टेलीमेडिसिन हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हेल्थ केयर पर आपने अपना विश्लेषण रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हेल्थ केयर के बाद अब हम बात करते हैं शिक्षा की। कोरोना काल में स्कूल बंद हुए तो बच्चों की पढ़ाई मोबाइल और टैबलेट के जरिए होने लगी। एक तरह से बच्चों की पढ़ाई की दुनिया सिमट गई मोबाइल्स की स्क्रीन पे। कोरोना महामारी ने डिजिटल एजुकेशन की अहमियत को दुनिया को समझाया, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट में डिजिटल एजुकेशन पर फोकस किया है। भले ही शिक्षा के हाथ उतना बजट नहीं लगा जितने की मांग की जा रही थी, लेकिन शिक्षा को डिजिटल और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने का इंतजाम और स्थानीय भाषा में पहुंचाने का इंतजाम इस बजट में जरूर किया गया है। ये आप रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिला क्या नहीं, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मौजूदा प्रावधान किए गए हैं आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, क्या वो पर्याप्त हैं, या फिर हमें एक नई सोच की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए। पहले ये रिपोर्ट, फिर इस पे चर्चा। बजट से इस साल शिक्षा के हाथ 1,04,000 करोड़ आए हैं। यह आवंटन पिछले साल के मुकाबले करीब 12% ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं जितने की शिक्षा क्षेत्र को जरूरत मानी जा रही थी। साल 2020 में बनाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा के लिए जीडीपी का 6% निवेश करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन भारत का शिक्षा बजट अभी तक स्तर के करीब भी नहीं पहुंचा है। खुद इकोनॉमिक सर्वे से ये बात साफ होती है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में शिक्षा को जीडीपी का 2.8% बजट मिला। 2020-21 में इसे बढ़ाकर 3.1% किया गया। 2021-22 में भी ये 3.1% पर ही रहा। हालांकि भले ही शिक्षा के क्षेत्र में उतना बजट ना आया हो जितने की मांग की जा रही थी, लेकिन बजट में शिक्षा को डिजिटल करने पर खास फोकस दिया गया है। बजट में एजुकेशन सेक्टर के रिफॉर्म के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब 200 टीवी चैनल आएंगे।
क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 750 वर्चुअल लैब्स तैयार की जाएंगी। पढ़ाई का माहौल तैयार करने के लिए 75 ई लैब्स बनेंगी और क्षेत्रीय भाषाओं में ई लर्निंग की सुविधा मिलेगी। क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल टीचर्स भी तैयार किए जाएंगे। छात्रों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस स्थापित किए जाएंगे। इन कैंपसेस के जरिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, मैथमेटिक्स के कोर्स मुहैया करवाए जाएंगे। सरकार ने ऑफलाइन एजुकेशन के लिए बीते साल के मुकाबले ज्यादा फंड दिया है। स्कूल एजुकेशन के लिए 9% बजट बढ़ाकर 63,449 करोड़ कर दिया गया है। वहीं हायर एजुकेशन के लिए 40,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह डिजिटल एजुकेशन के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उसी तरह ऑफलाइन एजुकेशन के लिए ऐलान जरूरी थे, जो हुए नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन एजुकेशन को मजबूत करने के लिए ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जरूरी है। स्कूलों में पढ़ाई के तरीकों को सुधारना होगा। कोरोना के चलते जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उनकी वापसी के लिए ग्राउंड पर काम करना जरूरी होगा, जिसके लिए बजट में कोई ऐलान नहीं किया। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में अभी भी बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट, मोबाइल जैसी जरूरी चीजें नहीं हैं। ऐसे में बिना ऑफलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिए डिजिटल एजुकेशन को मजबूत करना संभव नहीं है। हालांकि कई जानकारों का यह भी कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए सरकार ने बजट का इंतजार नहीं किया और खास तौर से पैंडेमिक काल में बजट से पहले भी समय समय पर कई ऐसे प्रावधान किए जिससे शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती मिल सके। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जिस डिजिटल एजुकेशन की संकल्पना बजट में रखी गई है, वो ग्राउंड पर कितनी नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीति आयोग में एजुकेशन के डिप्टी एडवाइजर हर्षित मिश्रा जी। हर्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, मैं बहुत सारे विश्लेषण पढ़ रहा था और मोटे मोटे तौर पर कई लोग मायूस भी हैं कि शिक्षा पर आपको जितना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था उतना सरकार ने बढ़ाया नहीं। 6% की बात दशकों से की जाती रही है कि आप जीडीपी का करिए, लेकिन वहां तक हम पहुंचे नहीं हैं। पिछली बार के मुकाबले एलोकेशन जरूर बढ़ा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं कहा जा रहा। आपका सर त्वरित विश्लेषण फिलहाल इस बजट को लेकर क्या है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं लगातार 2 कोरोना वर्षों के बाद माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो 12% का हायर एलोकेशन किया गया है, उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे पेंडेमिक के समय में जहां पर और सोशल सेक्टर्स का, हेल्थ जैसे सेक्टर्स को भी काफी सारे बजट की आवश्यकता थी, वहां उन्होंने शिक्षा की आवश्यकताओं को समझा और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो टारगेट्स हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, उसको समझते हुए बजट एलोकेशन में जो वृद्धि की है, उसके लिए निश्चित ही हमें इस समय काल को देखते हुए इस बजट की, उसमें शिक्षा के क्षेत्र के बजट की सराहना करनी ही चाहिए। तो ये तो मेरा त्वरित एक विश्लेषण है। उसके अलावा जो आपकी रिपोर्ट में जैसा बताया गया, और ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल एजुकेशन को लेकर के जो बजट में जो बजटीय प्रावधान माननीय वित्त मंत्री महोदया के द्वारा किए गए हैं, वो निश्चित ही सराहना के पात्र हैं। यहाँ से एक जंप हम देखेंगे, वो अगले 3, 4, 5 सालों में हम देखेंगे कि उसको शिक्षा के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान हमें स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये बजट डिजिटल एजुकेशन को लेकर के, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के, हाइब्रिड एजुकेशन को लेकर के, ब्लेंडेड एजुकेशन को लेकर के एक सराहनीय प्रयास है। बिल्कुल। सर, कहा यह जा रहा है कि डिजिटल एजुकेशन पर और खास तौर से रीजनल एजुकेशन में 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है, वाकई में वो एक मील का पत्थर है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ऑफलाइन एजुकेशन में जो प्रावधान किए जाने थे, बुनियादी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन और रिसर्च में जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, वहां पर कुछ लोगों के अभी भी ये सवाल हैं कि सरकार ने वहां पर क्यों खुले हाथ नहीं दिखाए। इसके पीछे का आप क्या विश्लेषण करेंगे? देखिए, हमें इस बजट को एक समग्रता के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। आप बजट को सिर्फ एक वित्तीय वर्ष के बजट को ना देख करके, अगर आप पिछले 3-4 सालों के बजट को देखेंगे, उसका अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे, तो आप पाएंगे पिछले 4-5 सालों से सरकार लगातार स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में समग्र शिक्षा की अप्रोच को लेकर के काम कर रही है। और इस वर्ष के बजट की अगर बात करें, तो पहली बार शिक्षा के क्षेत्र का बजट 1 लाख करोड़ के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करके गया है।
हमारा एजुकेशन बजट 1,04,000 करोड़ के आसपास का है, जो निश्चित ही एक एजुकेशन सेक्टर में एक बूस्ट का काम करेगा। जहां तक ऑफलाइन एजुकेशन की बात है, तो ऑफलाइन एजुकेशन में समग्र शिक्षा का जो अभियान है, वो भारत सरकार का स्कूल एजुकेशन को लेकर के सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ी स्कीम है, जहां पर ऑलरेडी हम 25 करोड़ बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना कि ऑफलाइन एजुकेशन को एड्रेस नहीं किया गया, डिजिटल एजुकेशन पर जोर दिया गया, ये कहना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सही नहीं होगा। और दूसरी एक बात है, अगर आप माननीय वित्त मंत्री महोदया के बजट को देखेंगे तो उन्होंने डिजिटल एजुकेशन को सप्लीमेंट्री एजुकेशन कहा है। डिजिटल एजुकेशन को भारत सरकार एक सप्लीमेंट्री एजुकेशन उस दशा में मान रही है जब यदि आगे भी इस पेंडेमिक का प्रकोप रहता है और हमारे स्कूल यदि बंद रहते हैं, तो हमें किसी ना किसी प्रयास से छात्रों के शैक्षिक वर्ष को उनको खत्म नहीं होने देना है, उनका नुकसान नहीं होने देना है, और डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से उनको सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करना है। आपने पीएम ई विद्या के उद्देश्यों को देखा, और जो 12 चैनल थे जिनके द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही थी, उसको 12 से बढ़ा करके 200 कर दिया गया है, ताकि देश में स्थित प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में स्कूल एजुकेशन टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को सतत रूप से प्रतिदिन सब्जेक्ट के तरीके से विषय मैं सर इसी पे आपकी थोड़ा सा और मैं विश्लेषण चाहूंगा, थोड़ा सा इसको समझाइए। 1 क्लास 1 चैनल में ये जो 200 चैनल सब कर दिए गए हैं, जो बिल्कुल सही कहा आपने कि सप्लीमेंट्री एजुकेशन देंगे रीजनल लैंग्वेजेस में, ये होगा कैसे? किस तरह से चैनल बच्चे उनको मिलेगा क्या? कहाँ वो देखेंगे? कौन लोग उसमें पढ़ाएंगे? टीचर्स होंगे या आप बाहर के टीचर्स हायर करेंगे? जरा बताइए इस बारे में। जी, इसमें ऐसा है कि पिछले 2 वर्षों में एनसीईआरटी ने सर्टिफाइड ई कंटेंट तैयार किए हैं। एनसीईआरटी अपने स्टूडियोज में इसको लेकर के तमाम सारा काम कर रहा है। उसने सब्जेक्ट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर क्लास 3 का मैथमेटिक्स है, तो क्लास 3 के मैथमेटिक्स के मान लीजिए इंटरेस्ट का चैप्टर है, तो उसके लिए उसने अपने स्टूडियोज में अच्छे वीडियोस तैयार किए हैं। 30 मिनट के वीडियोस हैं, 40 मिनट के वीडियोस हैं, और वो सारे के सारे वीडियोस एनसीईआरटी के द्वारा उनको अप्रूव किया गया है। वो ऑथेंटिक वीडियो हैं, और वो तमाम सारी रीजनल लैंग्वेजेस में उनका अनुवाद किया गया है। और इन वीडियोस को दूरदर्शन के माध्यम से, तमाम सारे क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनलों के माध्यम से इनको प्रसारित किया जाता है। राज्यवार इनका जो राज्य के शिक्षा विभाग है, वो इन प्रसारण का जो इनका समय है उसका विज्ञापन करते हैं। हर स्तर पर इसका विज्ञापन होता है, और जो अपने अपने क्लास के स्टूडेंट हैं वो अपने अपने विषयवार इन चैनल्स को देख सकते हैं, इन चैनल्स के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। और जो जहां पर मोहल्ला क्लास या ऐसा कोई उनका सिस्टम बना हुआ है, वो अपने अध्यापकों से यदि कोई उनको समस्या आती है तो उसके बारे में वो उनसे विमर्श करके उसका समाधान निकाल सकते हैं। ये तो एक बात है। दूसरा, मैंने कहा ना, इसको हमें समग्रता से देखना होगा। भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने एक दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जाकर के कोई भी छात्र अपने किसी भी क्लास का, किसी भी विषय की एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज वीडियो को क्लिक कर सकता है, वो पूरा वीडियो देख सकता है, और उससे वो ज्ञान अर्जन कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ डेटा जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़ों पर ही बात करना चाहिए। ये जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है दीपक जी, इस पर अब तक 2.5 बिलियन लर्निंग सेशंस हो चुके हैं। 2.5 बिलियन लर्निंग सेशंस हो चुके हैं, और इस दीक्षा प्लेटफॉर्म का जो पेज हिट का रिकॉर्ड है वो लगभग 15 बिलियन है। 15 बिलियन विद्यार्थी हमारे दीक्षा प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उससे शिक्षा भी ग्रहण कर चुके हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें समग्रता से देखना है। भारत सरकार की, शिक्षा मंत्रालय की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, ऐसी योजनाएं जो ऑन गोइंग है, जो डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही हैं। और मैंने जैसा पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि डिजिटल एजुकेशन एक सप्लीमेंट्री एजुकेशन है, और ये उसी समय काम करेगा जब भगवान न करे हमारे स्कूल अगर बंद होते हैं, जैसा कि वर्तमान समय में भी है, तो विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित ना हो जाए, उसके लिए ये पूरा सरकार का प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया, और सरकार की मंशा क्या है दरअसल इस बजट के पीछे, उसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। टैक्स के मोर्चे पर अगर अब बात करें, अब
तो आम आदमी के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई सुधारों की शुरुआत भी की गई है। इसके साथ ही LTCG पर सरचार्ज 15% तक सीमित कर दिया गया है। बजट के फाइन प्रिंट के लिहाज से आप अगर इनकम टैक्स को देखेंगे और इसका असर आपको कैसे पड़ेगा, ये समझने के लिए आप देखिए इंडिया 360 की यह खास रिपोर्ट। कोरोना की मार झेल रहे आम आदमी को टैक्स के मोर्चे पर बड़े बदलाव की उम्मीद थी। उम्मीद की जा रही थी कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई बदलाव न होने के चलते आपके पास पहले की तरह ही 2 टैक्स रिजीम मौजूद हैं, जिनके तहत आपको टैक्स भरना है। लेकिन बात करें बजट में सुधारों की, तो सबसे बड़ी राहत ITR अपडेट करने पर मिली है। बजट में रिटर्न भरने के 2 साल तक गलती ठीक करने का मौका दिया गया है। कोई जानकारी भूलने या छूटने पर उसे 2 साल के भीतर सुधार सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के 2 साल के भीतर फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। अतिरिक्त आय रिपोर्ट करने पर आपको ब्याज चुकाना होगा। इसके साथ ही अतिरिक्त 25 से 50% तक टैक्स वसूला जाएगा। बजट में आए सुधार के फायदे की बात करें तो इससे टैक्स पेयर नोटिस से बचेगा और आयकर विभाग पर दबाव भी कम होगा। लेकिन वित्त मंत्री ने बजट में साफ किया है कि अगर छापेमारी में आपकी अघोषित आय का पता चलता है तो उस पर कोई भी टैक्स राहत नहीं मिलेगी। टैक्स के बाद जो दूसरी घोषणा हुई है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर हुई है। बजट में LTCG पर लगने वाले सरचार्ज में कटौती की गई है। अब LTCG पर अधिकतम सरचार्ज 15% होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब आपने लंबे समय के लिए कहीं पर निवेश किया है और वहां से आपको लाभ हो रहा है, उस पर लगने वाले टैक्स को कहते हैं। इस लाभ यानी मुनाफे पर आपको दरअसल टैक्स देना होता है। मौजूदा समय में LTCG 10 से 20% के बीच लगता है। सरचार्ज टैक्स स्लैब के मुताबिक वसूला जाता है। मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो अभी लिस्टेड शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स पर अधिकतम 15% सरचार्ज ही लगता है। लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए लागू थी। प्रॉपर्टी बिक्री, कृषि भूमि बिक्री समेत अन्य पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से ज्यादा सरचार्ज देना होता था। अब बजट में हर तरह के LTCG पर अधिकतम सरचार्ज 15% कर दिया गया है, फिर आप चाहे हायर इनकम टैक्स स्लैब में ही क्यों ना आते हो। बजट में इस बार दिव्यांगों और उनके परिवारों को भी राहत दी गई है। जिन दिव्यांगों के माता पिता ने एन्युटी ली है वो अब इस एन्युटी को समय से पहले भी निकाल सकेंगे। एन्युटी प्लान एक तरह का फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसमें हर साल एक निश्चित राशि डाली जाती है। इस राशि पर मैच्योरिटी पूरी होने पर ही रिटर्न मिलता है। मौजूदा व्यवस्था में एकमुश्त भुगतान या फिर वार्षिक भुगतान का विकल्प दिव्यांग व्यक्ति के लिए तभी उपलब्ध है जब दुर्भाग्यवश उसके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु हो जाए। लेकिन नई व्यवस्था में जरूरत पड़ने पर माता पिता या गार्जियन के रहते हुए भी राशि निकाली जा सकती है। हालांकि यह फायदा उन दिव्यांगों को ही मिलेगा जिनके माता पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है। इसके अलावा दिव्यांग के लिए वार्षिक या एकमुश्त भुगतान पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस पर आजीवन छूट रहेगी। वहीं NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें तो इसमें टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इनके लिए नियोक्ता योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारी ही 14% योगदान पर टैक्स छूट ले पाते थे, लेकिन आम वेतन भोगियों के लिए ये छूट 10% पर ही सीमित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसे हम यानी कि जी बिजनेस आपको कल से बजट की बारीकियां समझा रहा है, एक एक पॉइंट समझा रहा है बिल्कुल आसान भाषा में, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी एक वर्चुअल संवाद में बजट की बारीकियां समझाई। बहुत ही अपनी भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कैसे ये जनकल्याणकारी बजट है। उन्होंने बजट पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इसके बहुत फायदे हैं। बजट 2022 से देश आधुनिकता की तरफ जा रहा है, ये उन्होंने कहा। जब हम आज के बजट की चर्चा करेंगे तो सापेक्ष भी होती है, कुछ तो पुरानी बातों की तुलना करेंगे तब पता चलता है। बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है
और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। और बजट के ऐलान के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी इसकी सराहना की है और कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि देश को आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी आगे बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। बात करते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी से। सर, आप खुद ही अर्थशास्त्री भी हैं, उद्योग भी आप संभालते रहे हैं। इस पूरे बजट को, और सालों से आप बजट देखते रहे, इस पूरे बजट को क्या कहेंगे, किस रूप में, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या बीजेपी, इसे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का बजट कर। ये सबसे बड़ी बात, आपके पहले दर्शकों को नमस्कार। सबसे बड़ी बात जो मुझे मन में अच्छी लगी कि अमृतकाल जो नाम दिया कि 25 वर्ष की दिशा देश की अर्थव्यवस्था की क्या होगी, उसकी एक रूपरेखा दिखाने का प्रयास किया गया है, जो कि एक बड़ा सराहनीय प्रयास है। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से अपना विचार में पार्लियामेंट में रखूँगा, लेकिन सरकार को एक कुछ लोगों की, 20-30 लोगों की एक ऐसी समिति बनानी चाहिए कि इस 25 वर्षों में हर क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए। आज बजट के माध्यम से उन्होंने अर्थव्यवस्था 25 वर्ष किस दिशा में जाएगी उसको बता दिया, जो कि एक बड़ा साधुवाद, अच्छी बात है कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक अगर 25 वर्ष का अगर हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, हर तरीके की बातें अगर हो जाएं तो कोई कारण नहीं है कि हम चाइना से ठीक से मुकाबला कर सकते हैं। आज चाइना के पास उन्होंने हर प्रकार से अपना 25-30 वर्ष का रोड मैप बनाया हुआ है। तो ये मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष करके नमन करते हुए कहूँगा कि उन्होंने एक बड़ा, एक अच्छा, नया, अद्भुत पहली बार काम किया। सर, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, आपने देखा भी होगा, नदियों को जोड़ने का, अब वो साकार हो रहा सर इतने सालों बाद। और बुंदेलखंड में एक नई जीवन कह सकते हैं, ऊर्जा वहाँ पर। ऐसी रिमोट एरिया में भी अगर इस सरकार सोच रही है तो गरीब कल्याण के लिए जो काम है उस पर क्या कहेंगे? वही है, जैसे बुंदेलखंड का आपने कहा, उसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने विशेष करके करीब 40-50 प्रोजेक्ट डिफ़ाइन किए हैं बजट स्पीच में, जिनके ऊपर काम होगा। उनमें वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। कई जगह और नदियों को जोड़ने के ऊपर वायबिलिटी स्टडी करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इनके दूरगामी परिणाम होंगे। बल्कि मैं तो एक प्रधानमंत्री जी का आदर तो पहले भी करता था, आज और भी मेरे मन में श्रद्धा निकली है कि वो केवल एक राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं कर रहे हैं, वो देश और समाज को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा देश चारों तरफ से चीन हो या पाकिस्तान हो, ऐसे कई देशों से घिरा हुआ है, और रक्षा बजट में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है और रक्षा की तैयारी हो, आपको कि बजट एक नई दिशा देगी अपने आत्मनिर्भर रक्षा? बजट से केवल नहीं होता है। बजट से केवल हमारे सुरक्षा बल कोई बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहते हैं, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, उनको सभी चीज़ें प्रदान की जा रही हैं। पहले पुराने 20 साल पहले जवानों से हम जब बात करते थे तो उनको ठंड में उनके उंगलियां पाँव की गल जाती थी और थी, तो वो सब सरकार ने किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उनको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ हर तीज त्यौहार मनाते हैं, उसका बड़ा लाभ है। और दूसरा, राजनीतिक इंटरफेरेंस कुछ नहीं है। उनकी जो डिफेंस की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है, साफ है कि हमें किसी पर करना नहीं, हमें अपनी चीज़ देनी नहीं। तो राहुल गांधी वगैरह सब इसको ठीक है, वो उनका काम है, उनका धर्म है, वो करें। धन्यवाद। थैंक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कोरोना की कर लेते हैं। तो देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे के भीतर 3.5% की कमी देखने को मिली है। बीते दिन 1,61,386 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले।
लेकिन मौत के आंकड़ों ने चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 1733 मरीजों ने इलाज के दौरान दम भी तोड़ा है। वैक्सीनेशन की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 57,42,659 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन के अब कुल आंकड़े 1,67 करोड़ के पार जा चुके हैं। और अगर दुनिया में कोरोना की बात करें तो दुनिया में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। कई देशों में चिंताएं लेकिन अभी भी बरकरार हैं। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। यहाँ 2,95,000 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। एक दिन पहले ये संख्या 6,61,000 के करीब थी। फ्रांस में चिंताएं बढ़ी हुई हैं। 24 घंटे के भीतर यहाँ पे लगभग 4 लाख नए केसेस मिले हैं। एक दिन पहले ये संख्या सिर्फ 82,000 थी। इटली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। 24 घंटे के भीतर यहाँ पर 1,33,000 नए संक्रमित मिले हैं। एक दिन पहले ये संख्या सिर्फ 57,000 थी। और ब्राजील की बात करें तो यहाँ पे भी 24 घंटे के भीतर 1,71,000 नए मामले मिले हैं। एक दिन पहले यहाँ 1 लाख के करीब संख्या थी। वहीं ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में रिकवरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे के भीतर यहाँ 1,12,000 नए केसेस मिले हैं, जबकि एक दिन पहले ये आंकड़े 8,47,000 के पार थी। वहीं मैक्सिको में भी 43,000 नए केसेस मिले हैं। एक दिन पहले ये आंकड़े 12,000 के करीब थे। और अब आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी हुई खबर, लेकिन एक दूसरे अंदाज में। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग मास्क का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके इस्तेमाल के बाद फेंका गया मास्क कितना खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, ताइवान की मिनीवीज नाम की कंपनी इन दिनों इस्तेमाल किए गए मास्क से वायरलेस चार्जर बना रही है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है और दुनिया भर के कई मुल्कों में इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली है। लोग इससे बचने के लिए मास्क का सहारा ले रहे हैं, जो ज्यादातर प्लास्टिक पॉलीमर से बने डिस्पोजेबल फेस मास्क हैं। और अब इन्हीं इस्तेमाल किए गए मास्क की मदद से ताइवान की एक फर्म मिनीवीज वायरलेस फोन चार्जर के पार्ट बना रही है। मिनीवीज ने ट्रेस प्रेसो मशीन विकसित की है, जो फेस मास्क के प्लास्टिक के जरिए चार्जर के श्रेडर, कंप्रेसर और मैकेनिकल आर्म को जोड़कर चार्जर बनाने में मदद करती है। कोविड से बचने के लिए इस्तेमाल किए गए मास्क नष्ट न होने वाले की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी थी, जो दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में मिनीवीज का ये कदम बेहद सराहनीय है। इस काम के लिए ताइवान की बैंक फ्यूबन फाइनेंशियल मिनीवीज का सहयोग कर रही है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान डिस्पोजेबल मास्क, दस्ताने और अन्य प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण व्यक्तिगत सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यही सेफ्टी किट दुनिया भर में प्रदूषण की समस्या भी पैदा कर रही है। सड़कों पर गंदगी फैल रही है और इस हानिकारक प्लास्टिक कचरे को महासागरों में फेंका जा रहा है, जो बेहद खतरनाक है। एडवोकेसी ग्रुप ओशंस एशिया की दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2020 में लगभग 1.6 बिलियन मास्क महासागरों में फेंके गए हैं। ओशंस एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक मास्क को टूटने में 450 साल तक का समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक बीजेपी नेता बुजुर्ग मतदाता को धमका रहा है, क्योंकि बुजुर्ग मतदाता बीजेपी के खिलाफ वोट करने को कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी का यह दांव तब उल्टा पड़ गया जब पुलिस ने इस वीडियो को फेक बता दिया। दरअसल राहुल गांधी ने इस वीडियो में ये लिखा था कि हिंदुत्ववादियों की राजनीति यानी गुंडागर्दी। यूपी के बुलंदशहर में सीएम योगी ने विपक्षियों पर सियासी वार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी, अब यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना,
और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे जो वहां पे नौजवान। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों की तस्वीरें जो लोकतंत्र की खूबसूरती बयां करती हैं। लोकतंत्र का मतलब है समाज के हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने, जनप्रतिनिधि बनने का हक, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ललितपुर जिले में नामांकन के आखिरी दिन एक बूट पॉलिश करने वाले युवक ने चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों के तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं और सभी पार्टियों के साथ साथ प्रत्याशी भी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तो वहीं 20 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन था। ललितपुर जिले से भी विधानसभा सीटों के लिए बहुत से प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान बूट पॉलिश करने वाले ओम प्रकाश अहिरवार ने प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ओम प्रकाश अहिरवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित हैं। इसीलिए पहले उन्होंने बीजेपी पार्टी से टिकट मांगी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने आम आदमी परिवर्तन पार्टी से महरौनी विधानसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। ओम प्रकाश अहिरवार का कहना है कि वह एक गरीब नागरिक हैं, इसीलिए वो गरीबों की समस्याओं और दर्द को भली भांति समझते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात बाजार की। बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी रही। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में तेजी से बाजार को सपोर्ट मिला। सेंसेक्स आज 431 अंक ऊपर 59,293 पर खुला और इसने दिन में 59,618 का हाई छुआ। इसी तरह निफ्टी भी 17,706 पर खुला, इसने 17,794 का हाई बनाया। निफ्टी के 50 शेयरों में से 40 बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 203 अंकों की बढ़त के साथ 17,780 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 700 अंक चढ़कर 59,558 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। फटाफट से कुछ नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डाल लेते हैं। अफ्रीकी देश कांगो से एक बड़ी खबर सामने आई है। आतंकियों ने यहां के विस्थापित लोगों के कैंप पर हमला कर दिया और कम से कम 60 लोगों की हत्या कर दी। लोगों की हत्या धारदार हथियारों से की गई। हमले की अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि स्थानीय विद्रोहियों के समूह का हाथ इसमें हो सकता है। कांगो में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी क्रिसमस के दौरान लोगों पर हमला हुआ था। एक हमलावर ने रेस्टोरेंट पर निशाना किया था। 6 लोगों की इसमें मौत हुई थी। यूक्रेन पर रूस के संभावित हमले को देखते हुए यूक्रेन के सैनिक छापामार युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर जहां रूस के हजारों सैनिक इकट्ठा हैं, वहां से केवल 40 किलोमीटर दूर है खार्किव शहर। यहां हालात तनावपूर्ण है। लोगों की राय बटी हुई है, कुछ यूक्रेन के पक्ष में है तो कुछ रूस के पक्ष में। कुछ का कहना है कि यूक्रेन की सेना को रूस से डटकर मुकाबला करना चाहिए। इनका कहना है कि अगर रूस ने आक्रमण किया तो वो आम नागरिकों का जीवन त्याग कर रूसी सैनिकों के खिलाफ छापेमार युद्ध करेंगे। इधर उत्तर कोरिया के मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से अमेरिका बौखलाया हुआ है। इसकी वजह मिसाइल की पहुंच का अमेरिका के ग्वाम क्षेत्र तक पहुंच है। अमेरिका ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूएन से मामले पर बैठक करने का अनुरोध भी किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने मिसाइल परीक्षण को लेकर उत्तर कोरिया की निंदा की है। इसके बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अपनी पत्नी के साथ राजधानी प्योंगयांग में लूनर न्यू ईयर के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां दर्शकों और कलाकारों ने राष्ट्रीय शक्ति के नए युग की शुरुआत करने के लिए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बीच उत्तर कोरियाई टीवी ने एक नई डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि किम जोंग एक सफेद घोड़े पर सवार होकर एक जंगल से गुजर रहे हैं। उत्तर कोरिया पिछले 1 महीने में लगातार दूसरी तरफ परीक्षण कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया इसके जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है। स्वीडन में इन दिनों सफाई कर्मियों की मदद करने के लिए कौओं को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो शहर के अलग अलग हिस्सों में फैली गंदगी को उठाने में मदद करेंगे। आपने घड़े में पत्थर डालकर पानी पीने वाले कौवे की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे कौवे की कहानी जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कौवे ऐसा भी कर सकते हैं। दरअसल स्वीडन में कौवे कचरा उठाने में सफाई कर्मियों की मदद कर रहे हैं। देखिए कैसे ये कौवा सिगरेट के स्टिक को उड़ाकर एक बिन में डाल रहा है। दरअसल स्वीडन में एक खास तरह का प्रयोग किया जा रहा है
जिसके जरिए सार्वजनिक स्थलों पर पड़े सिगरेट स्टिक को उठाने के लिए कौवे की मदद ली जा रही है। इसके लिए कौवों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही साथ बेहतर काम करने वाले कौवे को इनाम के तौर पर मूंगफली दी जाती है। इस प्रोजेक्ट को कार्बेट क्लीनिंग नाम दिया गया है और पायलट प्रोजेक्ट के जरिए इन कौवों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसे स्वीडन के अलग अलग इलाकों में भी शुरू किया जाएगा। ये था आज का इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो, #ZIndia360 के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।